नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी राजस्थान और तेलंगाना में तेज होते चुनाव प्रचार की, बीजेपी के लिए तेलंगाना में कमजोर पड़ती उम्मीदों की, कमलनाथ के बयान से मध्य प्रदेश में तेज होती सियासत की, हरियाणा में बीजेपी को लगे जोरदार झटके की। इसके साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात लोकसभा चुनाव की तैयारियों की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले का बड़ा ऐलान, कहा अगर महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनी तो जातिगत जनगणना कराएंगे और उसी आधार पर देंगे मराठाओं को आरक्षण। विधानसभा चुनावों में पानी की तरह बहाया जा रहा है पैसा, अब तक 1760 करोड़ रुपए इसी ने किए जब्त की गई रकम पिछली बार से 7 गुना ज्यादा। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को हाईकोर्ट से मिली जमानत, 29 नवंबर से रैली और सभा करने की इजाजत, 5 मामलों में आरोपी सभी में मिल गई जमानत। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 140 अंकों की गिरावट के साथ 65,655 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 38 अंकों की गिरावट के साथ 19,694 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का प्रचार अब अंतिम चरण में है। ऐसे में आज यहां हर जिले में कोई ना कोई बड़ा नेता दिखाई दिया। पीएम मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी सहित तमाम नेताओं ने रैलियां की और एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के पक्ष में रैली करते हुए प्रियंका ने बीजेपी पर तीखा तंज कसा है। तो क्या कहा है कांग्रेस महासचिव ने और क्या जवाब दिया पीएम मोदी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पर वोट मांगती है, काम करती नहीं, इसलिए काम पर वोट मांगने की हिम्मत नहीं होती। प्रियंका ने राजस्थान के केकड़ी और जहाजपुर में रैली के दौरान बीजेपी पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि इनकी आदत बन गई है कि चुनाव आएगा, धर्म की बात करेंगे, वोट मिल जाएगा, काम करने की जरूरत ही नहीं है। ये आदत देश की जनता ने डाल दी। ऐसी आदत मत बिगाड़ो। जब बच्चा गलत करता है तो माँ उसको डांटती है। नेता बड़ी बड़ी गलतियां कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उसको डांटा नहीं गया क्या? उसकी आदत बिगड़ जाए, ठीक है क्या? नेता का काम है तुम्हारी सेवा करना। आपने नेताओं और राजनीतिक दलों की बहुत आदत बिगाड़ दी, अब ये गलती मत करो, अब इनसे जवाब मांगो। प्रियंका ने कहा कि मध्य प्रदेश में 18 साल से बीजेपी की सरकार रही, लेकिन चुनाव में वो अपने काम की बात नहीं करते। आखिर बीजेपी के नेता काम पर वोट क्यों नहीं मांगते? राजस्थान में हमारी सरकार ने 5 साल में 2 लाख लोगों को रोजगार दिया और 1 लाख रोजगार देने की घोषणा की है। हम काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि इस देश को आजाद कराने में कांग्रेस पार्टी का योगदान है। आरएसएस बीजेपी के कितने लोग आजादी के लिए लड़े। नेहरू जी और बाबा साहेब के साथ कई नेताओं ने मिलकर संविधान बनाया, लोगों को उनका अधिकार दिलाया, लेकिन जिन लोगों ने देश के लिए कुछ नहीं किया वो आज हमें डराते हैं। एक और खड़गे ने बीजेपी और संघ पर सवाल उठाए। प्रियंका ने चुनौती दी कि काम पर वोट मांग कर दिखाएं। तो दूसरी ओर पाली के जार्डन और पीली बंगा पहुंचे पीएम मोदी एक बार फिर धार्मिक विकेट पर खेलने पहुंच गए। उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर निशाना साधते हुए कहा कि सनातन को लेकर उन्होंने क्या क्या कहा ये सबने देखा है। कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं। सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। उसके पास तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं है। साफ है बीजेपी अभी भी ध्रुवीकरण पर जोर दे रही है। प्रियंका का सवाल, धर्म नहीं काम बताएं। जवाब में पीएम ने सनातन का मुद्दा उठा दिया। साफ है बीजेपी धार्मिक मुद्दे के बिना चुनाव नहीं लड़ पाएगी, लेकिन बीजेपी का कोई भी मुद्दा ना तो राजस्थान में काम करता दिख रहा है और ना ही तेलंगाना में। तेलंगाना में अब मुकाबला बीआरएस और कांग्रेस के बीच सिमटना शुरू हो गया है। जहां पहले बीजेपी को भी मुकाबले में माना जा रहा था, वहीं अब बीजेपी की चर्चा भी नहीं हो रही है। तो क्यों तेलंगाना में पिछड़ती दिख रही है बीजेपी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सिर्फ मोदी केंद्रित चुनाव अभियान चलाना अब बीजेपी को भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। 5 राज्यों में जो सर्वे सामने आए थे उसमें भी ये साफ हुआ था कि स्थानीय नेतृत्व को कमजोर करना बीजेपी पर भारी पड़ रहा है और तय हार के चलते पीएम मोदी मिजोरम में चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए, जबकि पार्टी ने यहां पीएम के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा है। और तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में स्थानीय नेतृत्व का कमजोर होना बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। तेलंगाना में तो स्थानीय नेतृत्व को किनारे लगाने के चलते अब जनता ही बीजेपी को किनारे लगाती दिख रही है। चुनाव प्रचार में अब यहाँ बीआरएस और कांग्रेस का ही शोर दिख रहा है और उनके नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं, जबकि बीजेपी के नेता गायब से दिख रहे हैं। चुनाव में बीजेपी की चर्चा भी नहीं हो रही है। बीजेपी की चर्चा तभी होती है जब मोदी शाह का दौरा होता है।
2020 में बीजेपी ने सिद्दीपेट जिले के दुबाका में जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार यहां पार्टी कमजोर दिख रही है। दरअसल मई में कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली, उसके बाद से तेलंगाना में भी कांग्रेस में उत्साह दिखाई दिया और पार्टी तेजी से यहां मजबूत हुई, जबकि बीजेपी कमजोर होती चली रही। सही कसरबंदी संजय कुमार को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के बाद पूरी हो गई। जुलाई में केंद्रीय मंत्री और सिकंदराबाद के सांसद जी किशन रेड्डी द्वारा कुमार की जगह राज्य बीजेपी का प्रमुख बनाए जाने के बाद संकेत गया कि बीजेपी ने बीआरएस के प्रति अपना रुख नरम कर लिया है और इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और बीआरएस को घेर लिया। अब हालात ये हैं कि बीजेपी का ना तो राज्य में कोई नेता है और ना ही कोई ऐसी रणनीति जो चुनाव में असर छोड़ पाए। तेलंगाना में बीजेपी कमजोर होती दिखाई दे रही है तो मध्य प्रदेश में भी उसकी विदाई के दावे किए जा रहे हैं। वोटिंग हो चुकी है, लेकिन चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। लेकिन चुनाव परिणाम से पहले ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने चुनाव के काम में लगे अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। साथ ही ऐसे अधिकारियों की लिस्ट पार्टी उम्मीदवारों से मांग ली है जो बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं। उन पर सरकार बनते ही सख्त एक्शन लेने की तैयारी है। विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद अब कांग्रेस बड़े एक्शन की तैयारी में है। एक्शन उन अधिकारियों पर लिया जाएगा जिन्होंने चुनाव में बीजेपी के पक्ष में काम किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सभी उम्मीदवारों को पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने उन कर्मचारियों और अधिकारियों की सूची मांगी है जिन्हें चुनाव के काम में लगाया गया था और उन्होंने सत्ताधारी दल के पक्ष में काम किया है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि सरकार बनने पर ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल चुनाव में इस बार कई जगह से टकराव की खबरें आई थी। छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस समर्थक सलमान खान की जान चली गई। कांग्रेस अध्यक्ष विक्रम सिंह नातीराजा ने यह दावा किया कि बीजेपी उम्मीदवार अरविंद पटेरिया ने अपनी गाड़ी सलमान खान पर चढ़ा दी थी। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं की गई। इस मामले में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने राजनगर थाने के सामने धरना दिया। रात को वो धरना स्थल पर ही सोए, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक किसी की नहीं हो पाई है। भिंड जिले की अटेर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के बूथ एजेंट दलित युवक का घर फूंक दिया गया। उसकी शिकायत पर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। इसी तरह सागर जिले के रहली में भी कांग्रेस उम्मीदवार ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले करने का आरोप लगाया और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी वहां पहुंचे। दिग्विजय सिंह ने वहां अधिकारियों को सख्त चेतावनी भी दी। ग्वालियर में भी कांग्रेस उम्मीदवार प्रवीण पाठक और जिलाधिकारी के साथ तीखी टकराव की भी खबरें आई। अब पार्टी ने उन अधिकारियों के नाम मांगे हैं जिन्होंने बीजेपी के पक्ष में काम किया। उन पर एक्शन की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस के तेवर साफ हैं कि अब वो उसी भाषा में जवाब देगी जिसमें सवाल किया जाएगा। कांग्रेस में उत्साह दिखाई दे रहा है तो दूसरी ओर बीजेपी कमजोर पड़ती दिख रही है। मध्य प्रदेश में ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी यही हालात दिख रहे हैं। सहयोगी साथ छोड़ रहे हैं और बीजेपी का साथ जल्द ही एक और दल छोड़ सकता है। तो कहां बीजेपी और उसके सहयोगियों में शुरू हुआ टकराव, देखते हैं इस रिपोर्ट में। हरियाणा में एक बार फिर बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन टूटने की चर्चाएं जोरों पर है। पिछले दिनों भी बीजेपी जेजेपी के नेताओं के बीच जुबानी खींचतान देखने को मिली थी, फिर बीच में मामला शांत पड़ गया था। दोनों पार्टियों के नेता गठबंधन में चुनाव लड़ने का दावा कर रहे थे, लेकिन अब जेजेपी ने कुछ ऐसा किया है जिससे लगता है कि वो अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर जेजेपी ने एक नया पोस्टर लॉन्च किया है। इस पोस्टर में लिखा है कि अब की बार हरियाणा की पुकार, देवीलाल के सपनों की सरकार। बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव कुमार देव और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी तल्ख बयान दे चुके हैं। धनखड़ ने कहा था कि ये चुनावी गठबंधन नहीं है, बल्कि सरकार चलाने के लिए गठबंधन है। इसके अलावा प्रभारी विप्लव कुमार देव की तरफ से उचाना से प्रेमलता को अगला विधायक बताया गया था, जबकि इस सीट से खुद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला विधायक हैं। दुष्यंत चौटाला की तरफ से बीजेपी प्रभारी पर पलटवार करते हुए कहा गया था कि किसी के पेट में दर्द है, पर दर्द की दवाई तो मैं नहीं दे सकता। फिर विप्लव कुमार देव ने दुष्यंत चौटाला के बयान पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा था कि जेजेपी ने बीजेपी को समर्थन देकर कोई एहसान नहीं किया है, इसके बदले जेजेपी के कई विधायकों को मंत्री बनाया गया है। जेजेपी राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बिना गठबंधन के चुनाव लड़ रही है। ऐसे में अब हरियाणा में यही माना जा रहा है कि जेजेपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर जेजेपी ने पोस्टर जारी कर कुछ इस ओर ही इशारा किया है। वहीं लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले जेजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतपाल सांगवान ने पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी है। सतपाल सांगवान ने चरखी दादरी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि जेजेपी ने उन्हें धोखा दिया है।
वहीं सांगवान ने संकेत दिया है कि वो अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और अगले कुछ महीनों में बीजेपी या कांग्रेस में से किसी एक दल में शामिल हो सकते हैं। जेजेपी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का साथ छोड़ सकती है और इस बात के संकेत मिलने लगे हैं क्योंकि दुष्यंत चौटाला को भी एहसास हो चुका है कि बीजेपी का साथ उन्हें चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है और कुछ ऐसा ही सेबी के साथ होता दिख रहा है। सेबी पर अडानी को लेकर नर्म रुख दिखाने के आरोप लगे हैं और अब इस मामले में सेबी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। तो कैसे, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अडानी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सेबी के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच निर्धारित समय सीमा के अंदर नहीं पूरा करने के लिए सेबी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सेबी को 14 अगस्त तक अडानी को लेकर अपनी जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया था। हालांकि याचिकाकर्ता विशाल तिवारी की माने तो रिपोर्ट अभी तक सेबी ने पेश नहीं की है। अधिवक्ता विशाल तिवारी ने सेबी से सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा का अनुपालन न करने पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश मांगा है। सेबी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग के अलावा विशाल तिवारी ने अपनी याचिका में संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना की रिपोर्ट की जाँच के लिए विशेषज्ञ समिति को निर्देश देने की मांग भी की है। ओसीसीआरपी ने अपनी रिपोर्ट में अडानी पर स्टॉक में हेरफेर पर आरोप लगाया था। विशाल तिवारी ने कहा कि जनहित याचिका का शुरुआती ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि सेबी को मजबूत करने के लिए भविष्य में क्या कदम उठाए जाएंगे। याचिका में पूछा गया कि शेयर बाजार में निवेशकों का निवेश सुरक्षित रहे, इसको लेकर सेबी की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। विशाल तिवारी ने कहा कि सेबी ने अपने आवेदन में जाँच पूरी करने के लिए जरूरी समय सीमा के सुझाव पर आपत्ति जताई है। सेबी ने कुछ दिन पहले ही इस मामले में जांच को लेकर स्टेट रिपोर्ट दायर की थी। सेबी ने कहा कि वो टैक्स हेवन देशों से जानकारी मिलने का इंतजार कर रहा है। सेबी ने भी कहा कि अडानी ग्रुप के खिलाफ 2 मामलों को छोड़कर सभी आरोपों की जांच पूरी कर ली गई है। अब देखना होगा कि इस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। सवाल सेबी की साख का है तो राज्यपाल के अधिकारों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिए हैं। खासतौर पर विधानसभा से पास हुए बिलों पर फैसला लटकाने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि राज्यपाल तब तक फैसला क्यों नहीं करते जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंच जाए। तो आखिर किस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाए सख्त तेवर, देखते हैं ये रिपोर्ट। देश की सियासत में अक्सर देखा गया है कि केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच में अनबन होती है, लेकिन जैसे जैसे सियासत का मिजाज बदलता जा रहा है वैसे वैसे तकरार राज्यपाल तक आ रही है। जहां एक तरफ दिल्ली सरकार और एलजी के बीच जंग छिड़ी रहती है तो वहीं तमिलनाडु में भी ये लड़ाई देखने को मिली, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में राज्यपालों के विधेयक अटकाने के मामले में सुनवाई हुई। बिल पर साइन न करने की शिकायत को लेकर केरल और तमिलनाडु सरकार ने याचिकाएं दायर की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने केरल सरकार की याचिका को लेकर केरल गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और केंद्र सरकार से जवाब मांगा। तमिलनाडु सरकार की याचिका पर बेंच ने कहा कि हमने देखा है कि गवर्नर रवि ने 10 बिलों पर अपनी मंजूरी अभी तक नहीं दी जब तक हमने राज्य सरकार की याचिका पर गवर्नर को नोटिस नहीं भेजा। बेंच ने यह भी कहा कि ये बिल 3 साल से पेंडिंग थे। गवर्नर 3 साल तक क्या कर रहे थे? बिलों पर एक्शन न लेना गंभीर चिंता का विषय है। सीजेआई ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी से पूछा कि तमिलनाडु गवर्नर का कहना है कि उन्होंने 13 नवंबर को इन बिलों को पास कर दिया, लेकिन हमारी चिंता यह है कि हमने 10 नवंबर को आदेश दिया था कि गवर्नर इन बिलों पर एक्शन लें, जबकि ये बिल जनवरी 2020 से पेंडिंग थे। तब से अब तक गवर्नर क्या कर रहे थे? क्यों गवर्नर ने राज्य सरकार के सुप्रीम कोर्ट आने का इंतजार किया? वहीं केरल सरकार की तरफ से एडवोकेट के वेणुगोपाल ने याचिका में कहा कि गवर्नर आरिफ राज्य सरकार के 8 बिलों को पास करने में देरी कर रहे हैं। इस दलील को सुनने के बाद अब शुक्रवार को कोर्ट केरल सरकार का पक्ष सुनेगा, जहां एक तरफ तमिलनाडु में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच तकरार है तो वहीं पंजाब सरकार भी आर पार के मूड में है। पंजाब सरकार ने 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसमें गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित पर विधानसभा से पास हो चुके 7 बिलों को रोके रखने का आरोप लगाया गया था। इस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है। अब कोर्ट ने तो राज्यपाल को फटकार लगा दी, लेकिन देखना होगा कि सरकार क्या एक्शन लेती है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
कल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया। इस पर बहुत लोगों का सोशल मीडिया पर कहना है कि पीएम मोदी के स्टेडियम में मौजूद होने से टीम इंडिया हारी। तो भाई 3 दिसंबर को क्या होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो पीएम मोदी हर जगह ही मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात एक और चुनाव की। इस समय 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहा है और आयोग चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने में जुटा है। लेकिन इसके साथ ही आयोग ने एक और चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और राज्यों से आयोग ने तमाम जानकारियां लेनी भी शुरू कर दी हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में वोटिंग हो चुकी है और राजस्थान में 25 और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी। सभी 5 राज्यों में 3 दिसंबर को काउंटिंग है। लेकिन इससे पहले ही चुनाव आयोग ने अब लोकसभा चुनावों की तैयारियां तेज कर दी है। पूरे देश में वोटिंग लिस्ट अपडेट करने का काम तो चल ही रहा है। अब केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्य सरकारों से अगले साल की शुरुआत से लेकर मई तक होने वाली परीक्षाओं का पूरा ब्यौरा मांग लिया है। आयोग ने एक तरह से संकेत दे दिया है कि अप्रैल मई में चुनाव कराए जाएंगे। ऐसे में चुनाव का ऐलान मार्च में हो सकता है। आमतौर पर राज्यों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी मार्च में हो जाती हैं। ऐसे में मार्च के बाद चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों की ट्रेनिंग के लिए समय मिल सकता है। प्रशिक्षण की 5 थीम तय की गई है। दरअसल 2004 से देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान मार्च के महीने में ही हो रहा है और वोटिंग अप्रैल मई में होती है और मई में ही चुनाव परिणाम घोषित होते हैं। 2004 में 14वीं लोकसभा के लिए 4 चरणों में वोटिंग हुई थी। 20 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग हुई, जबकि आखिरी चरण की वोटिंग 10 मई को कराई गई। 13 मई को चुनाव परिणाम घोषित किए गए। 2009 में 15वीं लोकसभा के चुनाव 5 चरणों में कराए गए। पहले चरण में 16 अप्रैल को वोटिंग कराई गई, जबकि 5वें और आखिरी चरण में वोटिंग 13 मई को हुई। 16 मई को मतगणना हुई और इसी दिन चुनाव परिणाम भी घोषित हुए। 2014 में 16वीं लोकसभा के चुनाव सबसे ज्यादा 9 चरणों में कराए गए। पहले चरण की वोटिंग 6 अप्रैल को और आखिरी चरण की वोटिंग 12 मई को हुई। 16 मई को चुनाव परिणाम घोषित किए गए। 2019 में 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए, जिसके लिए 7 चरणों में वोटिंग कराई गई। 11 अप्रैल को पहले चरण की और 19 मई को अंतिम चरण में वोटिंग हुई। 23 मई को चुनाव परिणाम घोषित किए गए और संकेत इसी बात के हैं कि इस बार भी चुनाव करीब 6 चरणों में कराया जा सकता है और वोटिंग अप्रैल मई में होगी। आयोग इस बार दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्र में लोगों को सुविधा देने पर इस बार विशेष जोर देगा। आयोग ने उन मतदान केंद्रों की भी जानकारी मांगी है जहां पोलिंग पार्टी को मतदान करवाने के लिए नाव से जाना पड़ता है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।